साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, और आपका जो है एग्जाम जून के अंदर होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर अभी तक आपने जो है नोटिफिकेशन को नहीं देखा है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है न्यू रावत डिफेंस अकेडमी के नाम से, जाइए टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नोटिफिकेशन वहां पर अवेलेबल हो चुका है। और आज की जो वीडियो है इसके अंदर दो भाग होने वाले हैं भाई। 25 क्वेश्चन तो जीके के होंगे, 25 साइंस के होने वाले हैं। टॉप 50 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ये तीसरी क्लास होने वाली है 50 प्रश्नों की। और दोस्तों जैसा हमने कल बात करी थी लाइव अंदर आकर, और अगर आप लाइव नहीं देखिए तो लाइव जाकर के देखना, वहां पर बहुत अच्छी बातें कर रखी है। मैंने आपको बताया था कि टॉप 50 प्रश्न सुबह 8 बजे लेकर के आएंगे। उसके बाद में अपन जो है 10 बजे चैप्टर वाइज 45 से 60 चैप्टर है तो चैप्टर वाइज अपन क्या करेंगे 25 से 30 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन लेकर के आएंगे साइंस के। उसके बाद में जो 12 बजे क्लास होगी एक, उसके अंदर अपन क्या लेकर के आएंगे जीके के या साइंस के, मतलब पहले जीके हो जाए या साइंस हो जाए उसमें कोई बात नहीं, लेकिन तीन क्लासेस डेली होने वाली है। अप्रैल के अंदर आपके जो है मैं मैथ करवाने की सोच रहा हूं और करवाऊंगा। सेकंड वीक के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि जब तक 2000 सब्सक्राइबर नहीं होते हैं मैं मैथ स्टार्ट नहीं करने वाला हूं। ठीक है, तो जैसे ही 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो अपन क्या करेंगे मैथ की प्रोसेस चालू कर देंगे, और अप्रैल के सेकंड वीक में अपन जो है मैथ भी चालू कर देंगे। जून के अंदर एग्जाम है, अप्रैल मई जून, तो अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून, अप्रैल अपन मैथ कर लेंगे। और उसके बाद में मई में आपके क्या करेंगे फुल दबा के प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो आपकी जो है बहुत ही शानदार तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर अपने डेली 120 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे और यूनिक प्रश्न होने वाले हैं। और चैप्टर वाइज अभी तो दोस्तों ये सारे मिक्स प्रश्न है। अभी जो 10 बजे क्लास होगी उसके अंदर क्या करेंगे 25 क्वेश्चन में आज फर्स्ट चैप्टर है अपना मात्रक और विमाएं, साइंस की होगी अभी, तो मात्रक और विमाएं करके चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो वो होगा। और सिलेबस की जो है डिटेल वीडियो कल आपको जो है न्यू रावत डिफेंस अकेडमी को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है भाई कि भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था। जो भारत में संविधान है वो कब लागू हुआ था, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब लागू हुआ था भाई, तो मैं बता देता हूँ। भारत के अंदर जो है 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा भाई। अगला है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों बता देता हूं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पहला प्रधानमंत्री कौन था, जवाहरलाल नेहरू था। अगला है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बंगाल का शोक है जो कौन सी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हुगली नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर 1857 के विद्रोह में किसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायता करी थी। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है उनकी सहायता किसने करी थी भाई, तो तात्या टोपे ने करी थी। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा भाई, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है भाई कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। लाइव चैट में आप जो है जवाब देते चलिएगा भाई, मैं आपके जवाब पढ़ते चल रहा हूँ। ठीक है, प्रीमियर हो रही है क्लास बट आपके जो है मैं साथ में जुड़ा हुआ हूँ कि भाई भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहां पर है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जिसने भी सी ऑप्शन चुना है उसका राइट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। ऑप्शन ए है 1920, 1930, 1942 और 1919। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, मैं बता देता हूं आपको। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में जब दांडी मार्च की शुरुआत करी थी, उसी समय जो है महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1930 में करी थी। अगला है भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था। दोस्तों एक प्रश्न है हमारा पहले आ रखा है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में हिस्सा कब लिया, तो भारत ने जो है
सन 1900 के अंदर जो है हिस्सा लिया था। दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो ओलंपिक खेल है उनकी शुरुआत कब हुई थी वो भी बता देता हूँ पहले। ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी 1896 में। भारत ने 1900 के अंदर हिस्सा लिया था। अब सवाल हमसे पूछ रहा है कि ओलंपिक खेल जैसे अभी पेरिस के अंदर हुए, जापान के अंदर हुए थे, उससे पहले पेरिस के अंदर हुए थे, पेरिस ओलंपिक जो हुए थे, तो जो जगह होती है, तो इसी तरीके से ये पूछ रहा है कि भारत देश में ओलंपिक कब हुए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा कि भारत देश के अंदर कभी ओलंपिक हुए ही नहीं। भारत ने ओलंपिक में हिस्सा लिया लेकिन भारत देश के अंदर कभी भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं करा गया था। ठीक है, जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी थी, ठीक है, तो उसका आयोजन जो है पाकिस्तान ने करा था। तो इसी तरीके से ओलंपिक का पूछ रहा है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन भारत में कब हुआ था, तो भारत में कभी जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जो है जरूर से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। अगला है, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू करी गई थी। पंचायती राज प्रणाली जो है भारत के अंदर कब लागू करी गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1959 के अंदर जो है पंचायती राज प्रणाली लागू करी गई थी, इसी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था, या फिर डिजाइनर कौन था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका डिजाइनर कौन था। 3:2 का रेशो होता है उसका। तो ये जो है पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया था। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर से नोट डाउन करिएगा इसे। पिंगली वेंकैया ने जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करा था। अगला है, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पर चली थी, तो भाई मैं बता देता हूँ, ये चली थी 1984 के अंदर। कब चली थी, देखो मेट्रो रेल की बात कर रही है, और जो अपनी जो नॉर्मल रेल है वो मुंबई से थाने तक चली थी 1853 के अंदर, अपने कल की क्लास में बात करी थी। अब ये मेट्रो रेल की बात कर रहा है तो कहाँ पर चली थी भाई, कोलकाता में चली थी और 1984 में चली थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि भारत में पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था। भाई भारत के अंदर जो है पहला कंप्यूटर कब आया था, भारत के अंदर मतलब कब आया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1955 में जो है भारत में पहला कंप्यूटर आया था, 1955 में आया था, और उसी के बाद में कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी भारत के अंदर। इससे पहले कंप्यूटर बन चुका था। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन भारत में कब शुरुआत हुई थी कंप्यूटर की, 1955 में हुई थी, ठीक है भाई। अगला है, किस शहर को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उम्मीद है ये सवाल नया लगा होगा आपको। किस शहर को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है आपके सामने दे रखा है, ए रोम, बी दिल्ली, सी काठमांडू और डी अंकारा। दोस्तों बता देता हूं कि रोम को जो है 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तारापुर के अंदर है भाई। और तारापुर कौन से राज्य में है, तो ये है महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है भाई, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए है हीराकुंड बांध, भांगड़ा नांगल, सी टिहरी और डी सरदार सरोवर। दोस्तों बता देता हूँ भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपने ऑप्शन दे दिए होंगे, ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आप जल्दी से करिए। काफी बच्चों ने हीराकुंड करा होगा, लेकिन हीराकुंड गलत हो जाएगा भाई आपका। सबसे ऊंचे की बात करें तो टिहरी बांध है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे बड़ा की पूछे तो कौन सा है भाई, हीराकुंड बांध है। यानी लंबाई चौड़ाई में सबसे बड़ा कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। और ऊंचाई की बात करें तो सबसे ऊंचा टिहरी बांध है। और ये कौन से राज्य में पड़ता है, तो उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पर है भाई, यूके यानी उत्तराखंड में है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से जो है मिल्खा सिंह को जाना जाता है। ये तो सारे बच्चों को पता ही होगा। जो भी बंदा फौज की तैयारी करता है, कहीं ना कहीं उनमें जुनून जो है, भाग मिल्खा भाग मूवी देखने के बाद ही लगभग जुनून आता है। तो फ्लाइंग सिख के नाम से जो है मिल्खा सिंह को जाना जाता है। और जो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे शायद पाकिस्तान के, तो उन्होंने जो है मिल्खा सिंह को ये नाम दिया था। राष्ट्रपति था या प्रधानमंत्री था, कंफर्म मुझे नहीं पता है, ठीक है भाई, तो एक बार ध्यान रख लेना। अगला है, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट, इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1930, बी है 1942,
सी है 1945 और डी 1947। तो बता देता हूँ, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 1942 में हुई थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाई गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो उसके द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करी गई थी 1942 में। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है भाई हमारे सामने, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 448 अनुच्छेद कुल भारतीय संविधान के अंदर हैं भाई, ठीक है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है भाई कि भारत की नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? भारत की नाइटिंगेल किसे कहा जाता है दोस्तों? तो लेडी भारत की नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू को जो है भारत की नाइटिंगेल कहा जाता है। और लेडी विद द नेम के नाम से जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। और भारत की नाइटिंगेल जो है सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। इनके बारे में एक और विशेषता है, वो क्या है? आप मुझे सोच समझ के एक बार कमेंट करिए कि सरोजिनी नायडू और कौन सा इनका गुण था। और ये बता देता हूँ, यूपी से रिलेटेड सवाल है, पहले मैंने सवाल कर रखा है, हिंट भी दे दिए। अब फटाफट से आप जो है कमेंट में आंसर दे दो, सरोजिनी नायडू कौन क्या थी? प्रथम थी, है ना? एक और हिंट दे दी, प्रथम वाली। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है भाई? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट जो है भारत का विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी हाइट जो है 8,848 या फिर कई बार 50 भी हो जाती है मीटर है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है ये। कौन ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है हमारे सामने, पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो पहला जो नोबेल पुरस्कार है ये 1901 के अंदर दिया गया था। कब दिया गया था भाई? 1901 में दिया था और ये भौतिकी के क्षेत्र में दिया था। और ये किसे दिया था? विलियम रॉन्टजन को दिया गया था। किसे दिया गया था? विलियम रॉन्टजन को जो है 1901 में दिया, विलियम रॉन्टजन को 1901 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। अगला है, किसने पहला कृत्रिम उपग्रह यानी जो आर्टिफिशियल उपग्रह होता है यानी सैटेलाइट होता है स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, रूस, चीन और भारत। इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर से नोट डाउन करिएगा, रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछ ले जाता है, भर्ती के अंदर पूछा हुआ सवाल है भाई ये ना। अभी तो पता नहीं कौन सी भर्ती का है, बट ये पूछा हुआ है 17-18 की भर्ती का सवाल है कि किसने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था? तो ये सोवियत संघ यानी रूस द्वारा लॉन्च कराया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है, किस भारतीय महिला ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा? किस भारतीय महिला ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा था? ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला आपका राइट हो जाएगा। ये तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए, 8वीं 9वीं के अंदर से पढ़ते आ रहे हैं। अगला है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको जो है 25 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे आज के, और अगले 25 प्रश्न अपन साइंस पर बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार प्रश्न। जो प्रश्न नहीं आता है जरूर से आप जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने अगले 25 साइंस के प्रश्नों पे। प्रश्न है हमारे सामने कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नाभिकीय संलयन द्वारा जो है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि ओजोन परत हमें किससे बचाती है? जो ओजोन परत होती है वो किससे बचाती है भाई? कल क्वेश्चन आया था शायद कि ओजोन परत किसकी बनी होती है? तो ओजोन गैस की बनी होती है। और आज है कि ओजोन परत जो है हमें किससे बचाती है? कल भी मैंने आपको बताया था, पराबैंगनी किरणें जो होती है अल्ट्रावायलेट किरणें, उनसे बचाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है, कल एक सवाल था डीएनए की खोज किसने करी थी? तो ये जवाब आप जो है जल्दी से कमेंट मुझे बताइए कि डीएनए की खोज किसने करी थी। कल ये सवाल पूछा गया था। आज डीएनए की फुल फॉर्म पूछी है, नहीं सॉरी, कल डीएनए की संरचना किसने करी थी या डीएनए की संरचना किसने बनाई थी या खोज किसने करी थी, तो उसका सवाल था, वो आप मेरे को कमेंट में बताना। सॉरी, अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, कल की क्लास जरूर से देख लेनी है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न कि मानव शरीर में जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर में जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस जो है हाइड्रोजन गैस है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
कौन सी है भाई? हाइड्रोजन गैस जो है सबसे हल्की गैस है। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। सबसे छोटी की अगर आपसे बात करें तो पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी होती है, ये भी आपको याद रखना है भाई। अगला है मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने करी थी? जो रक्त संचार होता है उसकी खोज किसने करी थी? मानव शरीर में जो रक्त संचार होता है उसकी खोज किसने करी थी? ऑप्शन नंबर आपके सामने है ए विलियम हार्वे, आइजैक न्यूटन, रॉबर्ट हुक और डी लुई पास्चर। दोस्तों आपका 32वां क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। विलियम हार्वे द्वारा जो है रक्त संचार की खोज करी गई थी। इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है, जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन से आपको बताना है। दोस्तों मैंने पहले जो वन लाइनर अपनी जो संडे स्पेशल क्लास होती है उसके अंदर विटामिन से रिलेटेड शायद सेकंड या थर्ड पार्ट के अंदर सारे विटामिन से अपन कवर करे थे। तो मैंने आपको बताया था विटामिन सी सर्वाधिक जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा पदार्थ जो है नींबू हो जाएगा। नींबू खट्टा होता है, बाकी इतने खट्टे नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप बी राइट हो जाएगा। नींबू से जो है विटामिन सी अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है? नींबू है। अगला है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है भाई? 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर सबसे कठोर धातु कौन सी है भाई? सबसे कठोर धातु कौन सी है भाई? मैं बता देता हूं, धरती की सबसे कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन है। कौन सी है? धरती की सबसे, पूरी धरती की बात कर रहा हूं। और ऑप्शन में आपको टंगस्टन दिख जाता है तो पूरी धरती की सबसे मजबूत धातु कौन सी है या कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है भाई ओजोन। O3 किस गैस का अपरूप है? ओजोन किसका अपरूप है? ओजोन जो है ऑक्सीजन का अपरूप है। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा ओजोन किसका अपरूप है भाई? ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन किसका अपरूप है भाई? ऑक्सीजन का अपरूप है। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर के न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है संवेग संरक्षण नियम, जड़त्व नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, त्वरण का नियम। तो दोस्तों बता देता हूं कि न्यूटन के प्रथम नियम जो है जड़त्व का नियम है। कौन सा नियम है भाई? जड़त्व का नियम है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है मनुष्य की आंख में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग। ये सवाल हमने जो है हमारी जो टॉप 100 क्वेश्चन की क्लास होती है उसके अंदर करा था वन लाइनर का, कि जो प्रकाश आंख के अंदर एंटर होता है वो किस भाग द्वारा नियंत्रित करा जाता है कि भाई कितना भाग लेना है नहीं लेना है। तो ये जो पुतली होती है आंख की, जिसे आइरिस कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, उसके प्यूपिल या आइरिस जो होती है उसके द्वारा जो है कंट्रोल करा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन नहीं आता है प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं नोट डाउन करते हुए चलिएगा। बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। और अगर आपको लगता है कि ये लेवल अच्छा नहीं है तो दोस्तों बता देता हूं, अगर इससे ज़्यादा आप अगर लेवल पे जाओगे तो वो आर्मी लेवल नहीं हो जाता है, वो एसएससी और दिल्ली पुलिस वगैरह का लेवल होता है। अगर आप कहोगे तो मैं उस लेवल का लेकर आ जाऊंगा, बट उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगला है दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा एसिड बनता है? यानी कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टिक एसिड का प्रयोग किया जाता है दूध से दही बनाने में। ठीक है भाई, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सीपीयू को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मस्तिष्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड से ही जो पूरा कंप्यूटर कंट्रोल होता है, इसलिए जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू भाई साहब को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो खगोलीय दूरियां होती है उन्हें नापने के लिए जो होता है प्रकाश वर्ष, जो खगोलीय दूरी होती है अंतरिक्ष वाली, उनको मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो जाएगा भाई? दूरी का मात्रक हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला है प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति जो है सर्वाधिक निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा भाई। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है भाई कि किस गैस को गुब्बारों की गैस कहा जाता है? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न। गुब्बारों की गैस कौन सी गैस को कहा जाता है? यानी गुब्बारे में अंदर जो होती है कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। दोस्तों बता देता हूं, जो गुब्बारे होते हैं यानी जो बलून्स होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गुब्बारों की गैस कौन सी होती है भाई? हीलियम गैस होती है और इसे वायुयान क्या है? ठीक है, अगला प्रश्न है कि ज्वर यानी बुखार जो होता है उसे कम करने के लिए कौन सी दवा ली जाती है?
जो ये बायो का प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बायो के मैंने बताया था आपको कि परसेंगे क्वेश्चन, तो वो मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बुखार को कम करने के लिए कौन सी दवाई ली जाती है, आपको इसका जो है ऑप्शन दिख रहा होगा, ए पेनिसिलिन, पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक और मॉर्फिन। दोस्तों पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक दोनों एक ही काम है। एंटीबायोटिक और पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो पैरासीटामोल का इस्तेमाल करा जाता है, पेट दर्द हो, बुखार हो, इसके अंदर दर्द कम करने की दवाई होती है, ठीक है। नॉर्मली आपने नाम देखा होगा पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का पत्ता दे दे भाई बुखार आ रहा है ना, तो पैरासीटामोल का इस्तेमाल करा जाता है बुखार को कम करने के लिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब दोस्तों यहाँ पर तो ये देखने में इजी लग रहा है, एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर ये देखने में इजी लगता है, बट जब आप यही सवाल एग्जाम के अंदर देखोगे ना तो यार लगेगा यार एंटीबायोटिक भी तो हो सकता है, पेनिसिलिन भी तो हो सकता है, मॉर्फिन भी तो हो सकता है। मॉर्फिन कौन सी दवाई है यार, मैं तो नाम सुना नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपका जो गट फीलिंग बोलता है, आपको तुक्के मारने नहीं है, आपको क्या करना है, ऑप्शन को काट देना है, और आपको जो कॉमन नाम आपको लगता है नहीं यार ये नाम मैंने सुन रखा है और खुद पर आपको विश्वास होता है नहीं यार पैरासीटामोल सही होगा, तो डायरेक्ट आपको पैरासीटामोल को सही कर देना है। क्योंकि कई बार ये होता है, ये ट्रिक होती है, मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम है नहीं। अगर आप ज़्यादा लोड लोगे ना तो सवाल गलत होगा। अगर आप बिना देखे तुके करे, भाई मन में आ गया नहीं यार पहले देखते ही लग रहा नहीं यार पैरासीटामोल होगा, तो लगा दो। क्योंकि ये सवाल ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस से होने वाले होते हैं। ये चीज़ कौन पढ़ाता है भाई, पैरासीटामोल बुखार में कम होती है, बट नॉर्मल कॉमन सेंस वाला सवाल है, तो कॉमन सेंस लगा के आप जो है सवाल सही कर सकते हो, और कॉमन सेंस नहीं है तो सवाल गलत करोगे। अगला है एंटीबायोटिक दवाओं की खोज किसने करी थी। एंटीबायोटिक दवाओं की खोज किसने करी थी, तो यहाँ पर देखो दो तरीके हैं इसको निकालने के, मेंडल, आवर्त सारणी, चार्ल्स डार्विन, आइजैक न्यूटन, ये सारे ही फिजिक्स वाले नाम लग रहे हैं आपको। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज करी थी पेनिसिलिन की, किसकी करी थी, पेनिसिलिन की खोज करी थी। अब पेनिसिलिन एक प्रकार का क्या है, एंटीबायोटिक है। क्या है भाई, एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। अब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक दवाओं की खोज किसने करी थी भाई, पेनिसिलिन की खोज अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, तो एंटीबायोटिक दवाओं की खोज भी तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही करी होगी। तो इस प्रकार अपन कॉमन सेंस लगा सकते हैं इन सवालों में। पिछली बार जो बायो के अंदर मेरे सवाल सही हुए थे वो मैंने इसी कॉमन सेंस से सही करे थे, ऑप्शनों को काटा था और डायरेक्ट सही करा था। लगभग 8 से 9 सवाल मेरे साइंस के अंदर सही थे 15 में से, ठीक है, और वही गलत थे बाकी जीके, और वो तो मेरा बिल्कुल करेक्ट था। 44 क्वेश्चन राइट थे भाई मेरे, और अटेम्प्ट मैंने लगभग 46-47 करे थे। अगला है पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, तो ऑक्सीजन गैस होती है भाई। सबसे महत्वपूर्ण यही होती है, सांस लेने के लिए यही होती है ना, अपन सांस लेते हैं भाई जीवन। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधे से मिलती है, तो पेड़ पौधे को बचाओ, हर बार 1-2 पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ पौधे कर दो अपने आसपास में, ठीक है। तो पेड़ पौधे लगाया करो, ऑक्सीजन नहीं होगा तो मर जाओगे। अगला है मस्तिष्क में स्मृति और सीखने की प्रक्रिया नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है, यानी जो स्मृति यानी याद रखने की क्षमता होती है वो कौन से भाग द्वारा करी जाती है, तो जो प्रेमस्तिष्क होता है यानी सेरेबेलम भी कहते हैं और प्रेमस्तिष्क भी कहते हैं, दो नाम होते हैं भाई। अगर आपको ऑप्शन के अंदर दे देते प्रेमस्तिष्क या सेरेबेलम तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्मृति और सीखने समझने का कार्य जो है किसके द्वारा करा जाता है, सेरेबेलम द्वारा करा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है कौन सा विटामिन रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस को से बचाने में मदद करता है। अगर आप में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग नहीं होगा, ठीक है। विटामिन वाली क्लास हमने कर रखी है, टॉप 100 सवाल, तो आप जरूर से जाकर देखिए लीजिएगा। अगला है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की बाहरी परत को जो है क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ आपके जो है 50 प्रश्न समाप्त होते हैं, क्लास यहीं समाप्त होती है। 50 में से आपका कितना स्कोर रहा, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे अप हो रहा है, आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और तगड़े तगड़े लेवल की मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। और अभी जो है 10 बजे आपकी जो है मात्रक एवं विमाएं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर अपन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, यहाँ से कहीं ना कभी 1-2 सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो टॉप 25 ऐसे प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ, टॉप 25 प्रश्न ऐसे बनाए हैं मैंने। अगर ये 25 प्रश्न आप रट लेते हो तो मात्रक और विमाओं में से आपका जो है इससे बाहर तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन जाएगा। तो ये अपन 10 बजे करने वाले हैं, तो 10 बजे क्लास में जरूर से जुड़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय। अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे अपने 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे अपन जो है आपकी मैथ की क्लास शुरू करने पर और ज्यादा गौर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, बाय बाय, टाटा।